नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल में। दोस्तों NCERT कक्षा 6 का इतिहास विषय का ये चौथा अध्याय है। ठीक है, इससे पहले हम 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं दोस्तों। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, पुस्तकालय में मैरी। ठीक है, मैरी दोस्तों ये बच्ची है, इसके बारे में कुछ सूचना दी गई है। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं होती दोस्तों, फिर भी हम पढ़ देते हैं, इससे थोड़ा रिदम बन जाता है। ठीक है, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी पड़ी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या होते हैं, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुम्हें वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। दोस्तों यहाँ फैक्ट मिलेगा, आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, जिनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। अभी तो नहीं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, तो वो कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, संस्कृत वो प्राकृतिक संस्कृत थी दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं वो बहुत संशोधन करने के बाद ये सब पढ़ाया जाता है हमें। ठीक है दोस्तों, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, क्या क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मन परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवार की पहचान की कोशिश करो। ठीक है, रहने दो इसको। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और
छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसी पहली बार लिखा गया। इसी छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, जो वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं इसमें, उनको पहले लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सब संसाधन नहीं थे। ठीक है, तो उनको जो गुरु लोग थे, शिक्षक लोग थे उस वक्त में, तो वो अपने शिष्यों को सुनाकर याद कराया करते थे। ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक है, 200 साल पहले छापना शुरू हुआ है इनका सबका। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा भी लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्ति का अंश है। ठीक है, तो जो कुछ भी बात होती थी उनको नोट कर लिया जाता था भुर्ज पेड़ की छाल पर, जैसा कि पहले ही अध्याय में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, वो उस बता रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना आ गया। भुज बैच की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए दोस्तों, ये सब सुरक्षित करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं, विरासत है एक देश की, तो सुरक्षित तो रखना ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदी, अपनी बछड़ी को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। तुम इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति, तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अब हमसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? विश्वामित्र, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारी रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उन क्षेत्रों में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुनाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहती थी वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, कुछ नहीं, ये दोस्तों ये बताया गया कि विश्वामित्र ने नदी पार करने के लिए नदियों से जो बात की उसके बारे में बताया गया है इसमें, कि हालांकि नदियों ने जवाब दिया होगा या नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए यह कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनकी नाम ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, सूची बनाने को बोल रहे हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, इन रथों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक है,
लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं जहाँ अच्छी चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी हल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। मतलब ये कह रहे हैं कि अच्छी फसल जो, और देखते हैं उसके बाद बताते हैं दोस्तों। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई की गई हैं, लड़ी जाती थी। तो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध हुए हैं उस वक्त, तो या तो अच्छी जगह के लिए हुए हैं कि अच्छी जगह को जीतकर उसको अपने कब्जे में कर लें, वहाँ जो फसलें पैदा होंगी, जो कुछ भी पैदावार होगी, वो अपने उपयोग में लाएंगी, ठीक है। या फिर वहाँ की मवेशियों को जीत लेंगे तो वहाँ की मवेशी अपने उपयोग में लाएंगी। और पानी के लिए जैसे किसी झरना, तालाब, नदी के क्षेत्र को जीत लेंगे तो वहाँ के संसाधनों को उपयोग में लाएंगे, इसके लिए, ठीक है दोस्तों। ये है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, ठीक है। तो आज भी होता है ये सब। एक अच्छे योद्धाओं को लोग प्राथमिकता देते हैं और उनको अपना मुखिया चुनते हैं, ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी, एक ही बात है, हाँ? ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही अपना शासक नहीं बन जाता था। तो यहाँ दोस्तों बता रहे हैं कि कुछ समूह के तौर पर काम होता था सब, ठीक है। जैसे कि क्या कहाँ थे हम, ऐसे दो समूह में जिसका वर्ग काम किया जाता था, ठीक है। जैसे पुरोहित यज्ञ करते थे और राजा शासन करते थे, ठीक है। और आम जनता थे तो अपना अन्य कामों में व्यस्त रहती थी, ठीक है। ये और राजा के मरने के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, तो वो सब पुरोहितों और लोगों की सलाह के बाद ही चुना जाता होगा, ठीक है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। यह था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसी कई उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। तो जन यानी व्यक्ति से कहते थे, ठीक है। और व्यक्ति के समूह को मतलब एक रूप दे दिया गया, इसलिए समूह को जन बोलते थे, ठीक है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु भी लोग थे
जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास भी स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनकी मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि दास प्रथा काफ़ी समय पहले से शुरुआत में चलन में आई है। और दास प्रथा एक गलत चीज़ है, लेकिन क्या करें, उसका इतिहास में हमेशा से ही चलन रहा है। जैसे कि एक राजा ने दूसरे क्षेत्र को जीता, वहाँ पे जो लोगों को जीता, मतलब उस राजा को हराकर वहाँ के आसपास की जनता को जीता, तो वो जनता दास बन गई उनकी, है ना। या फिर किसी ने बेच दिया किसी को, तो वो उसकी जिसने ख़रीदा है उसकी दास बनेगी जनता, है ना। ठीक है, ये सब होता था। और दास में स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापुरुष पाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्रों को देखो। ये शिलाखंड बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं, अर्थात महामानी होता है बड़ा और पाषाण माने पत्थर होता ही है। ठीक है, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, ये देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीनों के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस तरह की कब्र बनाई गई है, इसके बारे में अभी बताया जाएगा। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह की काम करनी पड़ती थी। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। वो ये जो आमतौर पर लोग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर लगाते हैं और लोगों को दफना देते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं। ये देखिए ऊपर, इस तरह की महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। जहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग है, जो शायद पत्थर से बनी हुई कमरे में जाने का रास्ता है। ये दिखा रहे हैं ये। ठीक है, इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काली लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने की गहने भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, ये कब्र है, यहाँ लोगों को दफनाते थे, तो सामान भी रख देते थे उनके साथ। वही सिस्टम है, जैसे कि मरने के बाद शायद वो मृत शरीर या अगले जन्म में उनकी मान्यता होगी कि अगले जन्म में वो इन सब का इस्तेमाल करेगी, है ना। या हो सकता है वो ये सब चीज़ें उनकी प्रिय रही हों, उनसे लगाव हो इन चीज़ों का। या हो सकता है कि ये सब चीज़ें उस व्यक्ति की हों जो मर गया हो, उसके बाद कोई यूज़ ना करे इनका, है ना। ये सब हो सकता है। संभावना है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, अनुमान लगाने के लिए ये सब दिखाया गया है। यहाँ कोई स्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी सोचने को सोच सकते हैं आप। जितना हो सके अच्छा सोच सकते हो, जितना भी आप सोचने के लिए यहाँ बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। क्या हो सकता है? क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? देखिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान।
बाईं ओर घोड़े की सामान, नीचे दाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। ठीक है, ये घोड़े का सामान है। ये कुल्हाड़ियाँ हैं दोस्तों, कुल्हाड़ियाँ इसमें कुछ फंसा कर करती होंगी। ये कटार है दोस्तों उस वक्त का। कितना जर्जर हालात है। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसका। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ठीक है, वही बात है। ठीक है, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर 3 पर प्रश्न 13 देखिए, ब्रह्मगिरी को खोजो। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न नंबर 13, ठीक है, देखेंगे कहीं है, कहाँ है दोस्तों। इधर है क्या? इधर नहीं है। प्रश्न नंबर 13, नहीं वो नहीं है दोस्तों, कुछ दूसरा बताया जा रहा है, शायद यही होगा। ठीक है, कब्र के बारे में बताया गया है। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इसी के बारे में बोल रहे हैं शायद दोस्तों। नहीं है, ये नहीं है। देखते हैं। ठीक है, होगा कहीं, मैं देखता हूँ अभी दोस्तों, आगे चल कर शायद मिलेगा। ठीक है, 33 सोने के मनके और कुछ शंख पाए गए हैं, और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी, तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थीं? अनुमान लगाइए। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टान चिन्हों का काम करती हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हों। ऐसा हो सकता है कि जी सब बड़ा कब्र खोद दिया उन्होंने, उधर ही खोल कर दिया किसी साइड उसमें। ठीक है, तो जैसे कि उसी का कोई साथी, दोस्त, मित्र, परिवार में कोई पति पत्नी बच्चा कोई भी मरता होगा तो उसी होल के रास्ते उसको दोबारा दफना देती होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप सोचने के लिए फ्री हैं दोस्तों। ठीक है, हम आप कुछ भी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं जितना हो। ठीक है, इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 13, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से अधिक 600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन उनके साथ खाने और पानी क्या कह रहे हैं, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव की सबसे बड़ी घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण भी बताओ। ठीक है, हो सकता है या नहीं भी, है ना, वैसे लग रहा है कि हो सकता है। ठीक है,
क्या बताती हैं हमें कंकाल के अध्ययन? छोटी आकार की आधार पर एक बच्ची की कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्ची और बच्ची की कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं हो सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बड़ा कंकाल होगा तो समझ जाएंगे कि एक पुरुष का, बड़े पुरुष का कंकाल है, और एक छोटा होगा तो एक बच्ची या बच्ची का, लेकिन ये नहीं कह सकते कि स्त्री पुरुष का, है ना। बड़े छोटे का फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? बहुत कम चांस है, हड्डियों के द्वारा शायद पता कर सकती हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलती हैं तो कई बार उसी महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ठीक सही बात है ना, पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस वक्त। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तेंद्रियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, मैंने बोला ना दोस्तों, हड्डियों के आकार को देखकर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, और आमतौर पर पुरुषों की जो सीना चौड़ा होता है और महिलाओं का उतना नहीं होता, तो उन बाहों की कंधों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। हड्डियों की मजबूती को देखकर जो हड्डियों का आकार होता है पुरुषों का स्त्रियों से थोड़ा मजबूत और बड़ा होता है, इसलिए भी अंदाज उनका सही हो सकता है। ये हम सोचने के लिए फ्री है बिल्कुल दोस्तों, है ना, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने अनुमान से लगाइए क्या हो सकता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों, स्त्रियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। उन्होंने तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो चरक हैं चिकित्सा शास्त्री हमारे देश के बहुत ही महान पहुँचे हुए वैद्य थी। चरक संहिता लिखी थी जिन्होंने किताब। ठीक है, उन्होंने आज के दौर में जो मनुष्य के शरीर में बताते हैं कि 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और उस वक्त उन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी। तो शायद उन्होंने नाखून, दांत और छोटी मोटी जो अंग होती हैं ना, उन्हें सबको जोड़कर गिनकर बताया होगा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुए, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थीं। तो दोस्तों, ये इनाम गांव के लोगों के द्वारा खाने योग्य चीज़ें हैं और जो ये इन सब खाते थे। ठीक है, और ये जो फल फ्रूट हैं वो खाते थे। ठीक है, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ठीक है, एटलस में चीन को देखो। अन्यत्र में एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला की सबसे पुरानी उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। यहाँ पर जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये
भविष्यवाणी बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाती थी। क्या अब ये भी युद्ध जीतेगी? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पत्र होंगी? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इस दरारों को बड़ी ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करती थी, जैसी शायद तुम भी सोच रही होगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहती थी। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इना इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखिए इधर ये है दोस्तों, ये दिखा रहे हैं, ये हड्डी पर लिखे हुए कुछ हैं और ये बीच में चटक, आग में डालने से चटक पैदा हुई है, ये सब दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद के राजाओं और उन राजाओं के बीच कोई फ़र्क बताओ। ऋग्वेद के राजाओं और चीन के राजाओं के बारे में जो पूछ रहे हैं, फ़र्क छोड़ो। तो उपयोगी शब्द वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सब उपयोगी शब्द हैं दोस्तों। आप इनको सर्च करके इन पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें और क्या बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। तो ये महत्वपूर्ण तिथियाँ थी दोस्तों। ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, समाप्त होती है ये। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हमने NCERT क्लास 6 की जो इतिहास की वो थी ना यूनिट, उसका हमने अध्याय 4 कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।